तो मीर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि तारीख़ के आप तालिब इल्म में सभी हैं, मगर आपसे इसलिए आगाज़ है कि आप ज़्यादा इस ख़ित्ते को कवर कर चुके हैं, इस मसले को ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आपके नज़दीक 47 के बाद इस मसले को मीडिया में किस निगाह से देखा गया, और फिर 5 अगस्त 19 के बाद इस मसले को किस तरह से देखा गया? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, अगर आपने अब शुरू मेरे से ही करना है तो फिर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें अहमद शाह साहब, मैं थोड़ा खुल के बात करूं। शाह साहब, वो मसला ना हो जाए। आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई काबिल शर्म है। और उसकी वजह यह है कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में जो सियासी और गैर सियासी हुकूमतें आईं, उनका किरदार बहुत शर्मनाक था। ठीक है, हर किसी ने, मुत्तफिक हूँ आपकी बात। हाँ, हर किसी ने कश्मीर को एक प्लॉट की तरह ट्रीट किया कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, बड़ा एक्सपेंसिव है, और प्लॉट का झगड़ा इंडिया के साथ। जो लोग हैं कश्मीर के, उनको इग्नोर किया गया। तो मसला कश्मीर जो है उसका ताल्लुक कश्मीरियों से है, ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो है नहीं है। तो ऐसे मीडिया में ऐसे सलूशन पेश किए गए कि वो हर सलूशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत ही है। भाई, उसमें कश्मीरियों को आपने शामिल ही नहीं किया, आज तक शामिल नहीं किया। तो जब तक आप कश्मीरियों को शामिल नहीं करेंगे तो आप कोई मसला कैसे हल कर सकते हैं? अब इसमें जो मीडिया का किरदार है वो एक, मैं ख़वातीन से माजरत के साथ एक मुहावरा बन गया, अब क्या करूं मैं। मीडिया एक रज़िया है जो गुंडों में घिरी हुई है। ठीक है, और गुंडे जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। अब मैं यहाँ पे आसमा के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि कुछ वाक़यात की ये भी आनी शाहिद हैं, और मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता कि हमें ऐसी बातों का पता है जिसका पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम बता ही देते हैं ना, उसकी वजह से पाबंदियाँ भी लगती हैं, मसाइल भी होते हैं। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो जब तक एक आज़ाद पार्लियामेंट नहीं चलाएगी तो ना पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ना कश्मीर के मसले हल होंगे। हिंदुस्तान जो करता है वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन बहुत अच्छा एक नुक्ता उठाया आसमा ने कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ। ये मत समझें कि 5 अगस्त 2019 अचानक हो गया, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के दिन, 5 अगस्त 2019 के दिन जंग अखबार में जो मेरा कॉलम शाया हुआ वो गूगल करके निकाल के पढ़ लें। तो मुझे अगर कुछ पता था और मैं वो वार्न कर रहा था तो उसकी कोई वजह थी ना। और सिर्फ एक आसमा शिराजी नहीं है यहाँ पे जिसको कुछ बातों का पता है, एक और भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं बड़े मोहतरम, फवाद हसन फवाद साहब, ये वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। इनको भी पता है कि कौन कौन से पाकिस्तान के ताकतवर लोग कश्मीर को बेचने के चक्कर में थे। इंडिया ने जो किया उसको छोड़ दो ना, इंडिया की तो मजम्मत करते हैं, भाई दुश्मन है। वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से कश्मीर को बेचने की कोशिश की। आसमा, आपकी इजाज़त से, बुरा ना मनाना, एक जगह पे आसमा भी बैठी हुई थी और मैं भी बैठा हुआ था, ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं नाम नहीं लेता। पता चल जाएगा सबको। चलो, ये वैसे हैं बड़े समझदार कश्मीरी हैं, इनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं लेकिन हैं बड़े समझदार। तो वो जो साहब थे वो कहते हैं मुझे ख़ास तौर पे बार बार नाम लेके ये
इसकी गवाही देगी। यहाँ तक कहा कि अगर मार्शल लॉ लगाया तो तुम्हारा भी नाम उसमें लगा देंगे। अच्छा, वो बार बार कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते थे, ये मीडिया ने मसला हल नहीं होने दिया। ऐसे ही हुआ, यही कहा उसने। बिल्कुल। कौन? नहीं भाई, 19 के बाद की बात है ये। बस ठीक है, कसौटी नहीं बस ठीक है, समझ ठीक आ है, गई है। समझ आ गई आपको। ये 2019 के बाद की बात है। जी हाँ। ठीक है, उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। नहीं, कासिम के अब्बा नहीं है, वो तो सिविलियन है भाई। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी चीज है वो कासिम दे बाद पा दे, वो बेचारे नु फंसा दे। अच्छा देखो, हालांकि इस लेट्स मामले में सीरियस। कासिम के अब्बा काफी बेजरत थे। देखिए, ये मजाक में ना लें इसको। उन्होंने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करने की कोशिश करते हैं और ये मीडिया वाले मसला कश्मीर हल नहीं होने देते। अब उन्होंने मसला कश्मीर कैसे हल करने की कोशिश की? उन्होंने करतारपुर राहदारी खोली, ठीक है, अच्छी बात है, खोली आपने। उसके बाद उन्होंने बैक चैनल खोल दिया, बैक चैनल से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में क्या होना चाहिए था? को कश्मीरियों को रिलीफ मिलता। फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया फरवरी 2021 में। उसका कोई रिलीफ मिलना चाहिए था ना कश्मीरियों को। तो अगर आपको याद हो तो मैं उन दिनों में सीज फायर के बाद मैं वो हजेरा गया, आगे गया अब्बासपुर, उसके आगे मैं उधर फिरता रहा, LOC पे लोगों से बातचीत करता रहा। को हालात मुझे को ठीक नज़र नहीं आए कि पहले वो इंसानों को गोलियां मारती थी इंडियन आर्मी, सीज फायर के बाद वो उनकी मुर्गियां, भैंसें, बकरियां, उनको गोली मारते हैं। मैं जब वापस गया तो मुझे ऑर्डर आया, ऑर्डर कि ये रिपोर्ट नहीं करना कि वो गाय, भैंसों और बकरियों को गोलियां मारते हैं। मैं कहा क्यों जी? मेरे पे ये भी वक्त आना था पाकिस्तान में कि मुझे कहा जा रहा है कि इंडियन फौज जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है, और मैं कहूँ नहीं, बिल्कुल सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, सब सही जा रहा है। तो तब काफ़ी हालात जो है वो हमारे लिए ख़राब हो गए। और सीधी सी बात है जी, सेंसर के ज़रिए हमारी आवाज़ दबा दी गई। किस चीज़ पे सेंसर लगाया? मेरे प्यारे बच्चों, आपको सुना रहा हूँ, बुज़ुर्गों को नहीं सुना रहा, कि ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है मीडिया। मुझ जैसे सहाफ़ी को ये रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई कि सीज फायर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी जो है वो मजलूम कश्मीरियों की जो माल मवेशी है उन पर फायरिंग करती है ताकि वो हिजरत करके पीछे चले जाएं, इलाके खाली कर दें। इसकी मुझे इजाज़त नहीं दी गई। अगर मैं इस पे कुछ लिखता था तो वो शाया नहीं होता था, कुछ बोलता था वो ऑन एयर नहीं होता था। तो अल्टीमेट उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन वो जो मास्टरमाइंड साहब थे उन्होंने को 10-15 सहाफ़ी इकट्ठे किए और उनमें आसमा भी बैठी हुई थी, और उसने जनाब हमारे खिलाफ एक चार्जशीट खोल दी। तो मुझे तो उस दिन बड़ा अपने आप पे फ़ख्र हुआ कि यार मेरे पे चार्जशीट लग रही है, आसमा शराजी पे चार्जशीट लग रही है, बाकी हमारे जो साथी हैं उनको नाम ले ले के वो साहब सलवाते सुना रहे हैं। बस उन्होंने ये नहीं किया कि छड्डागा नहीं, बाकी जो उन्होंने करना था कह दिया। छितर परेड की उसने हमारी। क्या कसूर क्या है कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और आप मीडिया वाले मसला हल नहीं होने देते। अब वो सुन लें उनका सलूशन क्या था, जो वो सलूशन भी उन्होंने रिपीट किया। क्या कहा था उन्होंने? वही जनरल मुशर्रफ वाला जो फॉर्मूला था कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। ये कोई सलूशन है या धोखाधड़ी है? धोखा। तो शाह साहब ये होता है हमारे साथ मीडिया के साथ पाकिस्तान में। अच्छा, मैं मीर साहब, अब चूंकि आपने बार बार इस मौजू पे बोलना है, ये आपने इतना बड़ा एक सच बोल दिया है जिसकी सज़ा आपने भी भुगतनी है और फिर हमने भी भुगतनी है, और शाह साहब ने ज़्यादा भुगतनी है। मगर ये सच अगर हम नहीं बताएंगे, अपने नौजवानों को नहीं बताएंगे, तो ये बददियानती होगी। तो मैं सिर्फ मसला कश्मीर के साथ होगी, कश्मीर के साथ होगी और हमारे कलम के साथ। एक चीज़ मैं ज़रूर ये वाज़े करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कि हमने ये बात उस वक्त की जब वो साहब, और नाम ले ही देता हूँ यार, जब वो साहब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे।
जब वो आर्मी चीफ थे, उसके हटने, आर्मी चीफ से के ओहदे से हटने के बाद बात नहीं की। ये सारी बातें भी वो उस वक्त कर रहा था जब उसने वर्दी पहनी हुई थी, और 9 महीने उसने मेरे पे पाबंदी लगाई रखी इन्हीं बातों की वजह से। तो हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जब कोई बंदा चला जाए, ऑफिस से चला जाए, फिर उस पर बात करो। तो ये बताना सिर्फ आपको ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम अगर सहाफत के प्रोफेशन में हैं तो हम सिर्फ अगर ये कह दें कि ओहो जी आवाज़ बंद हो गई थी, पाबंदी लगा दी थी तो इसलिए मैंने बात नहीं की, बात मैंने भी की, आसमा ने भी की, उसका खमियाजा भी भुगता, और वो खमियाजा भुगत के हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये हमारा प्रोफेशन है, ये करना है। लेकिन क्योंकि आज का मौजू ये है मसले कश्मीर और मीडिया का किरदार, तो मीडिया का किरदार मैंने कह दिया कि उस पर तो मुझे बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का किरदार जो है वो शर्मनाक तरीन है। अच्छा, पहले मैं मीर साहब आपके पास, सैयद अली गिलानी एक ख़त लिखते हैं, और मैं क्यों ये बात बार बार कर रही हूँ, क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद से मुझे रियासत की वाज़े पॉलिसी नज़र नहीं आती। अब कहीं उसके खद्दोखाल थोड़े थोड़े दोबारा नुमाया नज़र आना शुरू हुए हैं, मगर अभी है नहीं। उनका जो ख़त था वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम था। श्रीनगर से मुझे भी मिला, और मैंने उस पर BBC पे लिखा उसके बारे में, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के TV चैनल्स पे हम उस पर बात नहीं कर सके। वो ख़त थोड़ा सा बताइए, उनके जज्बात बताइए, क्योंकि आप आगाह हैं कि उनके जज्बात क्या थे आखिरी दिनों में। और सैयद अली गिलानी का इसलिए मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि वो शख्स था जो कि 90 साल की उम्र में भी क़ैद में था और एक ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो क्या हुआ ये सारा, थोड़ा सा वो बताइए, फिर मैं आके मैं नक्काश साहब के पास। जो है ना, गिलानी साहब के साथ जो आखिरी दिनों में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उसकी वजह यह थी कि वो मसला कश्मीर के उस हल पे उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका मकसद ये था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल बॉर्डर तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन उसमें अली गिलानी साहब अकेले नहीं हैं। देखें, अली गिलानी साहब और यासिन मलिक साहब और मीर वाइज उमर फ़ारूक और उनके जो दीगर साथी हैं, इनके आपस में नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन ये कश्मीर की आज़ादी के नुक्ते पे मुत्फिक हो गए। अब लिबरेशन फ्रंट और अली गिलानी और मीर वाइज उमर फ़ारूक का इकट्ठा होना जो है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और यहाँ पे जो लोग आपस में लड़ते हैं ये उनके लिए एक सबक भी है कि वो अगर सारे के सारे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने उस तमाम जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए आपस में इत्तेहाद पैदा कर लिया। ये जो सैयद अली गिलानी और यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फ़ारूक का इत्तेहाद है, ये इंडिया के लिए एक एटमी धमाके से बड़ा मसला बन गया था। तो ये जो है ना, यहाँ पे भी एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है। तो अली गिलानी साहब का आखिरी दिनों में उनकी वफ़ात से पहले जो मुझे उनका जो मैसेज आया था, वो मैंने उसको छुपाया नहीं कोई भी, मैंने उसको मीडिया पे मैंने नशर कर दिया था। वो यही था, सीधी सी बात है, डोंट ट्रस्ट बाजवा, ये था। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी अब नहीं है, वो पॉलिसी अब नहीं है। और यहाँ पे हम जब किसी सूरत हाल, एक गंभीर सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं, मसाइल की निशानदही करते हैं, तो उसमें मायूसी की बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो इस तरफ बैठे हुए नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जो सुबह के सेशन में भी मुझे नज़र आए और अभी शाम को 7 बजे भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे दोपहर को मैं बाहर जाके भी मैं इनको सेल्फियाँ खिंचवाने का शौक़ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इनसे काफ़ी बातें की हैं। ये हमारी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, ये सियासी शऊर के लिहाज से उनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल मुतमिन होकर जाऊँगा कि आपको धोखा कोई नहीं दे सकता, आपसे आपकी कोई चीज़ छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास शऊर है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है आपके पास। उस इत्तेहाद का आपने मुजाहरा करना है। एक जो यहाँ पे मीडिया की बात हुई है, मैं उस पर
कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है, और वो जो आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है उसकी नशरियात 24 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे है। तो मैंने यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न वाले हैं, जो दरअसल पाकिस्तान टेलीविज़न ही का अमला है लेकिन आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है, मैंने उनसे पूछा यार आप सिर्फ 6 घंटे की नशरियात चलाते हैं तो बाकी जो टाइम है वो क्या करते हैं? उन्होंने कहा बंद रहता है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी। और यहाँ पे कोई पाकिस्तान का जो प्राइवेट टीवी चैनल है उसको यहाँ से नशरियात अपनी नशर करने की इजाज़त नहीं है। कोशिश की गई है लेकिन इजाज़त नहीं है। अब इसमें सारा कसूर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का नहीं है, कसूर इस्लामाबाद वालों का भी है। तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। यहाँ पे ये जो एक शिकवा किया गया कि कश्मीर को कवरेज नहीं मिलती, तो अगर अब एक यहाँ पे आज की ये जो गैदरिंग है इसके हवाले से एक नेगेटिव खबर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं हम, ठीक है, बड़ी बन गई ना अभी नेगेटिव खबर थोड़ी देर पहले। लेकिन अब यहाँ पे अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ बैठे होते और उनके राइट और लेफ्ट पे अपोजिशन और हुकूमत भी बैठी होती और उन पार्टियों के नुमाइंदे भी बैठे होते जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में नहीं है या जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं उनके भी नुमाइंदे बैठे होते, तो ये एक ऐसी खबर है कि यार आज़ाद कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स, तमाम सियासी नज़रियात रखने वाले लोग इकट्ठे हो गए, मिल के अपना हक मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया की ये जुर्रत कि वो इस खबर को इग्नोर करे, तो आप थोड़ा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, पाकिस्तानी मीडिया खुद आपकी खबरें नशर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो आपने भी नाम लिया, मैंने भी नाम लिया, मैं बस बहैसियत एक सहाफ़ी के आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो पॉलिसी जिसकी वजह से सैयद अली गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, मीर वैज़ उमर फ़ारूक साहब और बहुत से आज़ाद कश्मीर के सियासतदान खुश नहीं थे इस्लामाबाद से, उस पॉलिसी को खैरबाद कह दिया गया है, इसलिए कि उनको ये समझ आ गई है कि अब पाकिस्तान में वही कश्मीर पॉलिसी चलेगी जो मुझे आपके नारों में, आपकी तालियों में और आपकी आंखों में नजर आ रही है। अच्छा